ओके जी, आज जो हम टॉपिक लेंगे और जो चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज द 20th चैप्टर ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये इसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मैं आपको हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज हिडन इन द टाइटल। इसका जो टाइटल है इट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका क्या मतलब है कि इस चैप्टर में वी आर ओनली डीलिंग विद एटम्स, सिर्फ एटम से डील कर रहे हैं और जो उनसे स्पेक्ट्रम बनेगा सिर्फ हम उससे डील कर रहे हैं। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखें तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इट बिगेन इन 17th century because all of you know that sunlight is white in color, thus it composed of different wavelengths जैसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज जो आपके कलर्स हैं। बेसिकली कलर्स रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। अगर मैं बोलती हूँ ये रेड कलर है तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ इसकी वेवलेंथ की है। अगर मैं बोलती हूँ कि इसका ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ है इसका। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली हुआ क्या था, न्यूटन शोड दैट व्हेन द लाइट passes through prism we get components of light। अब ये देखें वर्ड इज कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है जैसे आपको पता है 4 + 5 + 9 इज इक्वल टू 18। तो जब मैं 18 को तोड़ूंगी तो 4, 5, 9 दीज आर द कॉम्पोनेंट्स, और जब मैं इसको जोड़ूंगी तो 18। तो हम इसको कह सकते हैं कि बेसिकली व्हाइट लाइट इज 18 जो कि आपके पास आई है एंड दीज आर द कॉम्पोनेंट्स जिसमें वो ब्रेक कर जाती है। क्योंकि ये लाइट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट्स होंगे दे मस्ट बी अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स। किस जैसे दिस इज द जनरल फिनोमेना व्हिच यू ऑब्जर्व एवरी डे। जब भी बारिश होती है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं रेनबो आपको नजर आती है। वो जो रेनबो नजर आती है उसका एक पैटर्न होता है और कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि अगर ब्लू कलर की जगह कभी कोई और कलर आप देख रहे हो, रेड कलर की जगह कोई और कलर देख रहे हो, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि बेसिकली रेनबो इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स। This process of getting spectrum is called spectroscopy। ये जो ग्रीन, रेड डिफरेंट कलर्स हमें नजर आते हैं this is called spectroscopy। अब बात आ जाती है what is the difference between continuous and line spectrum। Now this is very important। ये आपका MCAT और ये जो आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो जब डेफिनेशन आती है कंटिन्यूस, ये अब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कंटिन्यूस से क्या मतलब है, और लाइन या डिस्क्रीट, इसको लाइन और डिस्क्रीट भी कहते हैं, कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किससे हमको मिलता है। नाउ यू कैन सी आई हैव रिटन कि ये बैंड स्पेक्ट्रम भी है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। देता कौन है? मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। इनकी क्या वेवलेंथ होती है? सारी वेवलेंथ होती है 0 to infinity। इसका क्या मतलब है? ब्रेक नहीं है, आपको कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब मैं इसको डिफाइन करूं, अच्छा अब मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको देखें तो आपको ये कुछ ये फेमिलियर सा लग रहा होगा, ये जो मैंने ऐसे करके बनाया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्या है? दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड इट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अब जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगी तो मैं क्या दे सकती हूँ? रेडिएशन फ्रॉम हॉट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट, ये जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने देखा था। एन ऑब्जेक्ट दैट ग्लोज व्हाइट हॉट emits light of all wavelength of visible spectrum। Now this is important word। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो कलर्स जो आपको नजर आती हैं। जैसे जब आपने किसी चीज को हीट करना शुरू किया है, जब आग लगाई है, तो क्या होगा? शुरू में आपको हल्का सा कोई ब्लू कलर नजर आएगा, फिर थोड़ा सा ऑरेंजिश होगा, फिर उसका रेडिश होगा, इस तरह से कलर्स चेंज होते जाएंगे। ये जो कलर का चेंज है बेसिकली ये क्या कैसा चेंज है? इट इज कंटिन्यूस इन नेचर। क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसीलिए इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। और क्योंकि ये कलर्स से मिलकर बना है, बिकॉज इट इज वाइट, तो रेड, ग्रीन, येलो आप देख सकते हैं उस आर्टिकल में, तो इसीलिए मैंने ये इस लफ्ज को हाईलाइट किया। दिस इज द की वर्ड
विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, अभी इससे पहले जो आपने देखा वो आपने देखा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किससे मिलता है, ये हॉट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट कि कहाँ आपने पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा है, बिल्कुल वही शेप है। कौन प्रोड्यूस करता है, ओनली मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बैंड और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन से तो आपको अगेन आपको पता चल रहा है लाइन का मतलब है 1 2 3 4 जिसको क्या आप काउंट कर सकते हैं लाइंस obtained from atoms. Now this is important, this is the difference between the two. कैसे प्रोड्यूस करते हैं? When electric discharge is forced through a tube containing a gas or vapor of certain element, कोई सी भी हो सकती है। आप ये अब अगर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। आप खुद देखेंगे कि ट्यूब के अंदर गैस होगी, उसके अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, आपको कलर नजर आएगा। जैसे अगर उसके अंदर आमतौर पे हम सोडियम को यूज करते हैं और मरकरी भी यूज करते हैं। लाइट इज emitted at few discrete wavelengths. Now again this is the key line. इसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। उसमें आपने क्या देखा था कि जो वेवलेंथ्स कंटिन्यूअस में मिल रही थी दोज वर फ्रॉम 0 to infinity। इसमें आपने क्या देखा, लाइट इज emitted at few discrete wavelength, कोई खास वेवलेंथ्स होंगी और जब आप उसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो वो ऐसे लाइंस ऐसे नजर आएंगी, वो ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट एट अदर, यानी ये वाली वेवलेंथ है, दरमियान वाली कोई वेवलेंथ नजर नहीं आ रही, इसके दरमियान भी कोई वेवलेंथ नहीं नजर आ रही, इसी वजह से आई हैव रिटन नॉट अदर्स। इसकी मैंने बहुत अच्छी आपको एग्जांपल दी है जो कि आपको बहुत हद तक ये चीज क्लियर कर देती है अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने आपको बताया गैस अगर मैंने मरकरी यूज की है तो इसका जो कलर मैंने ब्रैकेट में लिखा है लैम्डा, बेसिकली इट इज लैम्डा, कलर emitted इज ब्लू प्लस ग्रीन। मैंने छोटा सा इसके साथ वेवलेंथ लिखी है, ये इसकी 436 नैनोमीटर है, 546 इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की कम है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होती है, ये जनरली स्ट्रीट लाइट्स में जहाँ पे मरकरी गैस यूज हो रही होगी तो आपको ये वाला दोनों का मिक्सचर लाइट का नजर आएगा स्ट्रीट लाइट्स में। तो ये हमारा एक तरह ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाता है। ओके, सोडियम स्ट्रॉन्ग येलो लाइट, क्या इसकी है वेवलेंथ 540 नैनोमीटर। ये भी स्ट्रीट लाइट्स में यूज होती है, जहाँ पे सॉफ्टर स्ट्रीट लाइट्स यूज हो रही होती है, वहाँ पे जहाँ तेज नहीं होंगी वहाँ पे आप सोडियम गैस यूज हो रही होगी। एंड नेक्स्ट इज नियॉन, रेड इंटेंस लाइंस, रेड कलर आपको नियॉन साइंस आपने जगह जगह देखे नियॉन साइंस, और वो वहाँ पे क्या यूज होता है, वो ये वाली गैस यूज होती है और उसमें से रेड कलर एमिट होता है। अच्छा, अब एक और चीज अक्सर ये पूछा जाता है, व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा छोटी किसकी वेवलेंथ है, इट इज 436। वेवलेंथ छोटे होने का क्या मतलब है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कम डिस्टेंस ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा करेगी, उसके बाद क्या होगा, स्कैटर कर जाएगी, फिर थोड़ा और करेगी, फिर स्कैटर कर जाएगी। इसीलिए आपको सब जगह जो ज्यादा कलर नजर आता है वो रेड ब्लू कलर नजर आता है, लेकिन जब सूरज गुरूब हो रहा होता है यू सी रेड कलर। फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए व्हाई आई ऑब्जर्व रेड कलर। क्यों रेड कलर नजर आता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इधर मैंने इसकी वेवलेंथ मेंशन नहीं की, उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वो सबसे दूर तक ट्रेवल करता है। जब गुरूब हो रहा होता है तो इसकी डेंसिटी, ये जो लेयर्स होती हैं एयर की वो ज्यादा होती हैं। ब्लू लाइट तो ट्रेवल नहीं कर सकती लेकिन रेड लाइट ट्रेवल कर देती है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू ऑब्जर्व इन योर एवरीडे लाइफ। और ये जिस वक्त आपके ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज होना शुरू होते हैं वही टाइम होता है जब हमें फिजिक्स समझ आना शुरू हो जाती है। तो आवर टास्क and my task is basically that you should have clear concepts of physics. Now next is you can see what is the heading. मैंने heading लिखी atoms emit and absorb electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, और इस वजह से क्या होता है कि दिस
रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल अब तक हमें बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि दे नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि विजिबल लाइट की लैम्डा 500 नैनोमीटर है, इसकी लैम्डा 1 नैनोमीटर है एक्स रेज की, यानी वेवलेंथ आप देख सकते हैं। इसकी क्या है 500 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर, और ये अल्ट्रावायलेट की दी हुई है। कैसे पता चला है कि इसकी ये, हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही थी हमने उसको ऑब्जर्व किया है, और जो उसकी ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्व्ड और इमिटेड रेडिएशन होती है उससे हमें इन वेवलेंथ्स का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता होता है, आपको वो घुमा के दे देते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन से अगेन इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, एमिशन एमिट हो रहा है। एमिट कैसे होता है? whenever the atom move from higher energy level to lower energy level, then it emit radiation. इधर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, when electric current is passed through gas, radiation is emitted when excited atom comes back to the ground state. ये याद रखें, हमेशा जब आपको emission नजर आएगी वो ऐसे होगी, ये देखें एरो का मतलब है दिस इज द हायर लेवल, सपोज n is equal to 3, दिस इज n is equal to 1। अब ये जो मैंने साइन बनाया है दिस इज द रेडिएशन इमिटेड, ये एब्जॉर्प्शन का नहीं है, दिस इज द रेडिएशन इमिटेड। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बाय पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू सैंपल गैस वी सी व्हिच कलर्स आर रिमूव्ड। Now this is important, इसमें आम तौर पे हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आप ये देखिए मैंने क्या लिखा है which colors are removed, absorb हो गई हैं, वो लाइंस हमें नहीं नजर आएंगी। emission और इसके absorption के तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में क्लियर हो जाता है कि emission स्पेक्ट्रम किसमें होगा, जिसमें हमें नजर आएंगी लाइंस, absorption जिसमें absorb हो जाएगी। कहाँ पे ये आप ऑब्जर्व करती हैं? कहीं पे देखा है ये आपने? इसका मकसद क्या है? बेसिकली सन का जो स्पेक्ट्रम होता है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें ब्लैक लाइंस नजर आती हैं। वो जो ब्लैक लाइंस होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं बताने के लिए कि कौन से मटेरियल सन के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट? तो ये इनको फ्रॉनहोफर लाइन भी कहते हैं कि बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ये हम जो सारा पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है। किसी भी एलिमेंट को जानने के लिए मैं पूछती हूँ, मेरे से कोई पूछता है इज इट सोडियम, इज इट मर्करी और इज इट नियॉन, मैं फौरन उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करूंगी, मैं उसकी लाइंस को ऑब्जर्व करूंगी, जो उसमें से निकल रही होंगी अगर तो सन में भी वो मुझे नजर आती हैं, एब्जॉर्ब नजर आती हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि बेसिकली यस दिस एलिमेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सन। ओके, नाउ अभी जो मैंने आपको बात बताई है सोलर स्पेक्ट्रम की कि कंसिस्ट ऑफ मैनी डार्क लाइंस, फ्रॉनहोफर लाइंस इनको कहते हैं, यूज्ड टू फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सन। इसको ये बस मैंने फ्लेम टेस्ट लिखा है, फ्लेम टेस्ट इस तरह सोडियम है, सोडियम में से येलो लाइट निकल रही है, येलो लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो ये दो लाइनों में डिकम्पोज होगी। These two lines match in solar spectrum, डी लाइन, बिल्कुल यही वाली दो लाइंस हमें सोलर स्पेक्ट्रम में भी मिलती हैं सेम वेवलेंथ की, जो कि हमें ये बताती हैं कि सोडियम एग्जिस्ट इन सन, इनसाइड सन, राइट? अब हम देखते हैं कि जो जोन्स बाल्मर स्विस स्कूल टीचर, उसने क्या किया था, उसने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप किया था और ये बहुत बड़ा काम था कि उसने जो लाइंस, ये काफ़ी अरसे से स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, स्पेक्ट्रम को देख रहे थे, वेवलेंथ्स मिल रही थी, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था जिसको हम उससे कैलकुलेट कर सके कि अगर जंप्स इस लेवल से इस लेवल में है, 3 से 2 में, 3 से 4, 3 to 1, तो बेसिकली कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी। तो ये उसकी कामयाबी थी बाल्मर की कि उसने कहा कि नोटिस दैट वेवलेंथ ऑफ द ग्रुप ऑफ इमिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसने इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, किसके, हाइड्रोजन को, इन द विजिबल रीजन।
could be accurately calculated। वो उसने कहा कि सारी वेवलेंथ्स को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो और बिल्कुल ये देखा गया कि 1/λ ये जो मैंने लिखा हुआ है RH 1/2² माइनस 1/n²। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने लिखा 1/2²। ये हमको क्या बताता है? जैसे मैंने आपको कहा है आमतौर पे ये all these questions are very important from any entry test point of view। किसी में भी देख लें और इधर ही हम गलत कर देते हैं। दो दे आर वेरी सिंपल कि ये जो 2² है इसका मतलब है कि जो बैलमैन ने फॉर्मूला दिया है इट इज ओनली फॉर 2 नॉट फॉर अदर। तो क्या और भी एग्जिस्ट करते हैं? यस, अदर्स आल्सो एग्जिस्ट और वो बाकी साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था। नाउ दिस फॉर्मूला जो कि मैंने अभी लिखा था 1/λ = RH 1/2² minus 1/n² is called the Balmer formula and the series of line। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसमें ये नहीं देखते कि एक लाइन मिली है, एक लाइन नहीं मिलती, ज्यादा लाइंस मिलती हैं। ये जो ज्यादा लाइंस है इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। इसीलिए सीरीज ऑफ लाइंस that fit this formula is called Balmer series। अभी मैंने आपको बताया कि बैलमर के लिए जो लेवल है इट इज ये जो पहला लेवल है वो 2 है। तो अगला ये जो n² है ये क्या है? ये उससे बड़ा है, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, सीरीज लिमिट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज लिमिट क्या होती है? वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = इंफिनिटी। सीरीज लिमिट पे एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। अब अगर आप लोगों ने इसका देखा हो तो मैं रफली आपको बता रही हूँ कि ये लाइन है, शुरू कहाँ से होती है? आप अगर देखेंगे इसकी एनर्जी जो है वो माइनस में आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम हो रही है और ये जो आपका n = इंफिनिटी के ऊपर क्या आ रहा है? एनर्जी 0 है। ये जो माइनस एनर्जी है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इनसाइड द एटम। जिस तरह हम ऊपर जाने का मतलब ये कि उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, उसकी बॉन्डिंग कम होती जा रही है और जब वो इस लेवल पे पहुंचता है तो इट विल बी अ फ्री पार्टिकल, इसीलिए E = 0 होता है। तो अब हम अगर ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा सीरीज लिमिट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = इंफिनिटी इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। अच्छा, अब सवाल ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? मैक्सिमम एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। लाइंस ऑफ हाइड्रोजन आर सेड टू बी ग्रुप्ड इनटू सीरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, आपको और क्लियर होगा। अपवर्ड जंप स्टार्ट एंड डाउनवर्ड जंप एंड्स। आप इसको पढ़कर कह सकते हैं कि मैम ये तो एक ही चीज है, जहां से जंप स्टार्ट हुआ है और जहां से जंप एंड हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? आगे हम देखते हैं। देखें, द लेमन सीरीज इज बेसिकली ये लेमन ने डिस्कवर की थी। इस सीरीज का नाम ये हो गया, मैंने लिखा है बड़ा क्लियरली, जंप्स अप फ्रॉम n = 1, जिधर से जंप स्टार्ट हुई है, जंप्स डाउन टू n = 1। जहां से स्टार्ट हुई है अप उसने एब्जॉर्ब किया है तो वो अप हुआ है और जब उसने नीचे की तरफ आया तो मिशन हुई है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया एब्जॉर्प्शन मिशन। बैलमर सीरीज, इसमें हम 4 लाइंस ऑब्जर्व करते हैं। जंप्स अप फ्रॉम n = 2 एंड जंप्स डाउन अगेन टू n = 2। इसमें अगेन दिस इज एब्जॉर्प्शन, दिस इज अ मिशन। तो अब हमें पता जाना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब भी ऊपर की तरफ जंप करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, जब भी नीचे की तरफ आएगा तो मिशन स्पेक्ट्रम आएगा। पैशन सीरीज अगेन जंप्स अप फ्रॉम n = 3 डाउन टू n = 3, देन ब्रैकेट एंड देन परफेक्ट। ये आप देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है कि इंफ्रारेड की रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट की, ये मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं ये भी आपके MCQ में, ये मैंने कई दफा देखा है, MCAT में भी ये पूछा गया है कि इन बैलमर सीरीज रेड कलर आप देख सकते हैं n = 3, यानी जब आपका लोअर लेवल, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया बैलमर सीरीज तो आपको पता होना चाहिए जहां से वो जंप किया वो n = 2 है और वापस भी वो n = 2।
अब मैंने ये नहीं कहा कि n इज इक्वल टू 2 से वो किधर जा सकता है, वो 3 में भी जा सकता है, वो 4 में भी जा सकता है, वो 5 में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप जंप 1 से किए और 2 से किए और वापस वो अब कहाँ आएगा, n इज इक्वल टू 3 से इधर आएगा। जब मैं एरो ऊपर की तरफ लगाऊंगी तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए, और जब मैं एरो नीचे की तरफ लगाऊंगी, ये मैं इसको इसी लाइन को मैं ऐसे कर दूं, अगर मैंने ये वाला एरो लगाया है तो दिस इज फॉर इमिशन, मैंने इधर एरो लगाया है तो दिस इज फॉर इमिशन, इधर एरो लगाया, जब नीचे आएगा तो वो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। अब आप देख सकते हैं रेड कलर के लिए मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3, यानी 3 से जब n इज इक्वल टू 2 की तरफ आएगा, यहां से यहां आएगा। अब इसको दोबारा एक क्लियर मैं फिगर बना देती हूँ। ये आपके पास 3 है और 3 से 2 की तरफ की है तो रेड कलर मिला है। उसके बाद क्या है, 4 से 2 की तरफ तो ग्रीन कलर, यानी ये 4 है, तो 4 से 2 की तरफ की है तो ये मुझे कौन सा कलर मिला है, ग्रीन कलर मिला। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेंज में आप देख सकते हैं ये 5 से 2 की तरफ की है तो अगेन 2 की तरफ, तो ये हमें एक क्लियर होना चाहिए कि जंप कहां से कर रहे हैं और जंप किस पे कर रहे हैं। तब हमें ये सीरीज को ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें उनका ये पता होना चाहिए दिस इज द होम बेस लेवल, निकलना भी वहीं से, जान आना भी वहीं पे। अब जो मैं आपको कह रही थी कि ये जो क्वेश्चन आ जाता होता है वो ये आमतौर पर पूछते हैं कि किस कलर की एनर्जी ज्यादा होगी या किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके और इसके दरमियान एनर्जी गैप कम है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके और इस लेवल के दरमियान एनर्जी गैप कम है। n इज इक्वल टू 4 और 2 के दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा है, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 2 के दरमियान उससे भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इधर से इधर आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जो इधर से इधर आएगा उसकी क्या होगी, उसकी भी एनर्जी रेड के मुकाबले में ज्यादा होगी और वेवलेंथ शॉर्ट होगी। ठीक है, अब इसको मैंने क्लियरली मैंने ये नोट लिखा है कि शॉर्टेस्ट जंप यानी 3 से 4 की तरफ शॉर्टेस्ट जंप स्मॉलेस्ट एनर्जी, लैम्डा इज लार्जर। तो ये बहुत दफा मैंने, और इसमें हम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है कि एनर्जी गैप इन दोनों के दरमियान कम है, इनके दरमियान इससे ज्यादा है और इनके दरमियान सबसे ज्यादा है। जिसके दरमियान सबसे ज्यादा गैप होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो दिस आई हैव रिटन, आई थिंक दिस इज